Let's take next topic as greatest binomial coefficient. ठीक है, मान लिया हमने एक्सपेंशन लिखा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन का, तो ये तो ऐसे रहेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आ जाएगा एन सी एन इंटू एक्स रेज टू पावर। ठीक है, अगर x प्लस वाई होता तो फिर एन सी जीरो के साथ एक्स रेज टू पावर एन आ जाता, फिर एन सी वन के साथ एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई, ऐसे करके आ जाता। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चाहे 1 प्लस एक्स लिखा हो चाहे x प्लस वाई लिखा हो, इस एक्सपेंशन में जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे ये। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होगा एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू एंड सो ऑन, लास्ट में एन सी एन। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई रेज टू पावर एन लिखा हो तो भी यही आएंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन लिखा हो तो भी यही आएंगे। ठीक है, उसका लगा ये तो केवल इस पर डिपेंड करते हैं कि पावर क्या है, एन का वैल्यू क्या है। तो अगर उस पर डिपेंड करते तो हम इसको भूल गए, इनको देखा हमने। ठीक है, हमें ये पता है कि एन सी जीरो एन सी एन बराबर होता है, ऐसी एन सी वन एन सी एन माइनस वन बराबर होता है, ऐसी ये और ये बराबर होता है एंड सो ऑन। ठीक है, बराबर होता है वो तो सही है, बट अगर मैं पूछूं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, तो मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया, मान लिया n इज इक्वल टू 21 ले लिया। तो अगर n 21 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन कौन सा रहेगा, 21 सी जीरो, जीरो से हमेशा शुरू होगा, 21 सी वन, 21 सी टू एंड सो ऑन 21 सी 21। तो टोटल कितने टर्म्स आ गए, 22 टर्म्स आ गए। ये ठीक है, 22 टर्म बराबर है, सॉरी देयर आर 22 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब मेरे को इसमें से ये पता लगाना है कि इन सब बाइनोमियल कोफिशिएंट में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लिया 20 सी आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21 सी आर माइनस वन। ये कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या क्या मान लिया, बेसिकली माना नहीं है, हम इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा सॉल्व करने का मतलब क्या है, 20 सी आर और 21 सी आर एंड 21 सी आर माइनस वन, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। ये आर वाला एक बड़ा है, इससे अगले वाला है, मतलब अगर 21 सी आर का वैल्यू मान लिया मैंने 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस। अगर इसमें आर का वैल्यू 2 रखा तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगले वाला टर्म पहले वाले से बड़ा कब तक आ रहा है, जो भी इसका सोल्यूशन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व किया हमने। ये ठीक है, ये माना नहीं है, ये तो हमने अपनी तरफ से ऐसे लिख लिया, फिर हमने सॉल्व किया कि किस किस आर के लिए ट्रू है। तो ये ऐसा रहेगा 21 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और 21 माइनस आर फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 22 माइनस आर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो ही गया, इसको इधर ले आए तो आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल 22 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर फैक्टोरियल 21 माइनस आर। तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, आर। ठीक है, इसमें और उसमें ये एक ज़्यादा है, तो अगर इसको इससे कैंसिल किया तो कितना बचेगा, 22 माइनस आर। तो यहाँ से कितना आया, 22 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या फिर आर इज लेस देन इक्वल टू 11। ये ठीक है, ये किस चीज़ का सोल्यूशन आया, ये सोल्यूशन आया 21 सी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 सी आर माइनस वन। इसको जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया, इसका सोल्यूशन ये आया। कहने का मतलब क्या है कि आर का वैल्यू जब तक 11 या 11 से छोटा रहेगा तब तक ये ट्रू होता रहेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आर इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 के लिए ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है।
तो 21C1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21C0। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम ये देखो, अगर मैं यहाँ इक्वालिटी नहीं लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ इक्वालिटी नहीं लेता तो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आती। जो हम ये बेसिकली जो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम अगर इक्वालिटी साइन ना लें तो यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी। उसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है इन दोनों के बीच में, वो तभी होल्ड करेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। उसका मतलब क्या, आर इज इक्वल टू 11 के लिए ये दोनों बराबर होगा। बाकी आर अगर 11 से छोटा है तो ये टर्म स्ट्रिक्टली बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये सही है। इक्वलिटी लगाओगे तो भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट तो फिर भी सही है। अगर मैं लिखूँ ना 4 इज ग्रेटर देन 3 तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो भी सही है, तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि बीच में और बोला जाता है। ये ऐसा थोड़ा मतलब कि 4 3 से बड़ा भी होना चाहिए एंड बराबर भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ा बोलते हैं। इसका मतलब तो ये या तो 4 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो या का मतलब क्या, ऑप्शन है। तो इक्वालिटी लगाने से गड़बड़ नहीं हो गया, बट हम एग्जैक्ट डिस्कस करना चाहते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हमें ये पता है कि ये इक्वालिटी की वजह से यहाँ पे इक्वालिटी आया है। तो जब ये दोनों इक्वल होगा, मतलब जब R11 होगा तभी ये बराबर होगा। अगर R11 से छोटा है तो ये भी इससे बड़ा ही आएगा। तो फिर हमने R का वैल्यू 2 रखा तो भी ये सही आएगा। तो मतलब 20C1 ये ठीक है, ऐसे रखते चले गए, ठीक है। R का वैल्यू फिर मान लिया हमने 10 रखा तो भी सही आएगा, मतलब 21C10 इज ग्रेटर देन 21C9, ये भी सही। फिर जब हमने R का वैल्यू 11 रखा तब फिर यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि अब इक्वालिटी आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 21C10, ठीक है। अच्छा इसका मतलब अभी तक क्या निकल रहा है, 21C1 21C0 से बड़ा है, 21C2 21C1 से बड़ा है। मतलब अगला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहा है वो पहले वाले से बड़ा आ रहा है। तो ये कहाँ तक होल्ड कर रहा है, 21C10 ग्रेटर देन 21C9 तक, यहाँ तक तो होल्ड कर रहा है। उसके बाद जो अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट आया वो बराबर आ गया, ठीक है। अब अगर हमने R का वैल्यू मान लिया 12 लिया तो R का वैल्यू 12 यहाँ तो ले नहीं सकते, इसके सोल्यूशन में तो नहीं है। इसके सोल्यूशन में नहीं है मतलब ये बात सही नहीं है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये सही नहीं है। तो अगर सही नहीं है मतलब ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अगले वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट पहले वाले से ना तो बराबर है ना बड़ा है। तो अगले वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर पहले वाले से बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है तो क्या होगा, ऑफकोर्स छोटा होगा, ठीक है। तो 12 रखने पे क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगले वाला अब छोटा हो गया। फिर हमने 13 रखा तो 13 भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो 13 के लिए भी ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो उल्टा सही है। कहने का मतलब क्या है कि अब हमने ऐसे देखा कि 21C0 से अगले वाला बड़ा है, फिर उससे उससे अगले वाला बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा, उससे अगले वाला, एंड सो ऑन। ऐसे कब तक चलता रहेगा, 21C9 से बड़ा 21C10 है, ठीक है। बट फिर 21C11 इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 11 रखने पे लास्ट टाइम होल्ड करेगा। उसके बाद 12 रखने पे क्या होगा कि अभी तक तो बड़ा आ रहा था, यहाँ पे बराबर आया, इसके आगे ना तो बड़ा आएगा ना बराबर आएगा, तो क्या आएगा, छोटा। तो अब ये साइन पलट गया, 21C12 इससे छोटा हो गया, उससे भी छोटा 21C13 हो गया, उससे भी छोटा 21C14 हो गया, एंड सो ऑन, लास्ट में 21C20। वो तो ऑफकोर्स मिडिल तक, मतलब सॉरी इस टर्म तक तो क्या हो रहा है कि वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू लगातार घटता चला जाएगा, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये इससे छोटा है तो ये भी छोटा रहना चाहिए इनसे, ऐसे फिर ये और ये बराबर है, ठीक है। तो अगर हमने 21C0 लिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 22। तो मिडिल टर्म कौन कौन सा आएगा, बाई 2 मतलब 11वां टर्म एंड 12वां टर्म, ये ठीक है। तो 0 1 2 से अगर शुरू किया तो ये 11वां टर्म है और ये 12वां टर्म है।
तो उसका मतलब क्या है कि जो मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो बड़े हैं, सॉरी वो बराबर हैं, एंड ग्रेटेस्ट है। कब? जब ये n का वैल्यू ऑड है। अगर ये n का वैल्यू ऑड होगा तो नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इवन होंगे, तो दो मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। ऐसे अगर तुम सेम लाइन पे अगर मान लिया डिस्कस करोगे, मान लिया हमने n का वैल्यू ले लिया 22, ठीक है, n का वैल्यू अगर 22 ले लिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया, एन सी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन सी आर माइनस वन, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 20 सी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22 सी आर माइनस वन। इस बार आ जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, 22 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22 फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 23 माइनस आर, तो ये कैंसिल, तो ऐसा आ जाएगा 23 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, या फिर r इज लेस देन इक्वल्स टू 23/2 विच इज 11.5। तो इस बार इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि r का वैल्यू 11.5 थोड़ा ना हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि ये कब तक होल्ड करेगा? तो इसमें r का एक्सेप्टेबल वैल्यूज कितना आ जाएगा? 1 2 3, कहाँ तक? 11 तक, बस। तो अब इनको यहाँ पे रखा, यहाँ पे, तो फिर क्या आ जाएगा? 22C0 less than 22C1 less than 22C2 and so on 22C, जब 11 रखोगे तो लास्ट टाइम होल्ड करेगा, 10 इज लेस देन 22C11, ये लास्ट टाइम होल्ड किया, और इसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा 22C12 एंड सो ऑन, लास्ट में आके ग्रेटर देन 22C। अगर ये ऊपर 22 लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 23। तो मिडिल टर्म कौन सा आएगा? +1/2, मतलब 12th टर्म मिडिल टर्म आएगा। तो 0 1 2, मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 11वां टर्म, ये 12वां टर्म, तो यही मिडिल टर्म है एंड यही ग्रेटेस्ट है, ठीक है।